अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं रांची के इलाके विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से हम लोग सीधे जुड़ रहे हैं यहाँ के माननीय विधायक सुरेश बैठा जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और विधायक बनने की बहुत शुभकामनाएं। अभी हम बता देना चाहते हैं कि ये कांके विधानसभा क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। आप जानते होंगे कि 2005 से लेकर अभी तक जो है बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन जो एक बहुत ही मृदुभाषी और उत्तम पर्सनालिटी के व्यक्ति है जिन्होंने इस किले को ध्वस्त करने का कोशिश किया है और यहाँ 2024 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने सफलता अर्जित की है और अपने प्रतिद्वंदी को यहाँ हराए। तो हम लोग सीधे जुड़ते हैं इनसे और बात करना चाहते हैं कि क्या समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में, आप कैसे देखते हैं, कैसे रहा सर आपका राजनीतिक चुनाव सफर? मेरा राजनीतिक सफर 1991 से शुरू हुई है और हमने लगभग 25-30 सालों से राजनीति में हूँ और मेरा पूरी 24 साल यहाँ जो है मेरा कांके विधानसभा में रहा और 10 साल तक विधानसभा में काम करने का तरीका हम किसी से सीखे और कार्य क्षेत्र हम इसको चुने कांके विधानसभा। और जब से क्षेत्र में आए तब से लगातार लोगों के बीच में शामिल होते रहे, हर कार्यक्रमों में जाते थे, उनका देते रहे, उनसे लोगों को लगाव बढ़ता गया। मैं काम करने की क्षमता बढ़ा। मैं 2009 का चुनाव लड़ा तो फर्स्ट दफ़ा पार्टी ने टिकट दी, लास्ट टाइम टिकट मिला जब नॉमिनेशन शुरू हुआ तो 2009 में 40,600 वोट का लाया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। 4,200 वोट से हम छड़ गए हमचंद्र बैठा जी से। उसके बाद 2014 का चुनाव हमने लड़ा तो उसमें भी हमारी वोट 57,680 वोट का इजाफा हुआ, लगभग 17,000 वोट बढ़ा, लेकिन फिर भी चुनाव आ गए, दूसरा स्थान में। 2019 का चुनाव लड़े तो उसमें भी हमने 89,435 वोट आए, लगभग 40,000 वोट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी चुनाव हम हार गए, दूसरा स्थान। 3 चुनाव हारने के बाद सारे हिम्मत लोग हार जाता है, लेकिन हम हिम्मत हारे नहीं। जो भी बीमारी मिली उसका भी हमने निर्वहन किया। 2022 के आसपास हमें 2018, 17-18 से 22 तक हम जिला अध्यक्ष पद पर रहे रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस का। उससे पहले भी हम कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहे हैं। जैसा सर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में देख रहे थे, आप जो है हम लोग पब्लिक से रुझान भी लिए तो सबका कहना था कि बहुत ही मृदुभाषी है और संघर्षशील है और स्थानीयता का मुद्दे को लेकर काफ़ी आप मुखर भी रहते हैं। तो सर आप कैसे अपने विधानसभा के वोटरों को कैसे देखते हैं? और एक साथ में हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने मतलब लगातार प्रयास किया, 3 बार जो है असफल होने के बावजूद भी चौथे प्रयास में जो है अपने कांके का विधायक जो आप बने, तो कैसे देखते हैं सर आज का जो वोटिंग सिस्टम है या फिर वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसमें आप किस तरह से समझ सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? चौथे पारी में हमारे लोगों ने कांके विधानसभा के लोगों ने 1,33,499 वोट दिया और 968 वोट से हराए। मैं कांके की जनता को उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे किसान का बेटा को उन्होंने विधायक बनाया, एक संवैधानिक पद पर बैठाया। कांके की जनता के साथ मैं डायरेक्ट लग रहा हूँ, डायरेक्ट लगाव भी रखता हूँ, डायरेक्ट बात भी करता हूँ। अभी आपने देखा होगा कोई भी समस्या आई तो मैं डायरेक्ट फ़ोन करके बात किया। मैं किसी को टलावा नहीं दे सकता हूँ, चाहे जितनी देर हो जाए मैं उसका समाधान नहीं। इसको हम लोग सर अभी प्रत्यक्ष रूप में जब आपके आवास पे आए तो वहाँ पर हमने देखा कि आपके यहाँ जितना भी समस्या है सबका निदान ऑन द स्पॉट आपने किया। ये खूबी बहुत कम विधायक जो है हमारे 81 विधायक है उनको देखने को मिलता है। शायद यही कारण रहा होगा कि जो आपके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर है वो आपसे काफ़ी प्रभावित हो गए। चूँकि सर हम लोग जान रहे हैं आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरे भारत पटल में एक अनोखा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कांके जो मेंटल हॉस्पिटल है वो भी बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान के रूप में हमारे साथ है, बिरसा इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। तो सर क्या क्या चुनौतियाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं? देखिए चुनौतियाँ अनेक अपने गिनाया रेन पास हैं, देश से भी लोग आते हैं, राज्य से लोग आते हैं, IIT मिश्रा है, लो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस तरह कई संस्थाएं हैं, बगल बिरसा जो है कृषि भवन है। तो वैसी जगहों पे हमारे लोग आज आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। हमारा
कहना है कि आउटसोर्सिंग क्यों, जब हमारा आदमी यहाँ का और ठेकेदार दिल्ली का, हमारा संस्था CIP रिनपास का पैसा CIP देती है, रिनपास देती है, रिम्स देती है, बिरसा एग्रीकल्चर देती है, तो आउटसोर्सिंग सिस्टम को सबसे पहले हम खत्म करना चाहते हैं कि हमारे लोग जो वहाँ अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी जो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में काम करे, उसको उसका अस्थायीकरण कैसे हो, इस दिशा पे हम बोलना चाहते हैं, चाहना चाहते हैं। लेकिन सर जैसा कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनका जो 75% स्थानीयता को नौकरी देने का जो प्रावधान किए थे, उसको भी तो हाईकोर्ट जो है खारिज कर चुका है सर। जुडिशरी में सबसे बड़ा हम लोग क्योंकि न्यायपालिका पर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका को भी हम लोग दिशा दिखाने का काम करेंगे। मतलब चूंकि बिहार से झारखंड आखिर क्यों हुआ, स्टेट क्यों बनाया, कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, मजदूर वर्ग को मिले, किसान वर्ग को मिले, गरीब गुरबा को मिले, यहाँ छात्र छात्राओं को मिले, यहाँ आदिवासी को मिले, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, चाहे अगड़ी जाति जो कमजोर वर्ग के हैं, उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं तुरंत में नहीं बहाल हो पाती थी, जिसके वजह से झारखंड से बिहार से झारखंड बना। तो आज अगर मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान कर दिए थे, विधानसभा से रेजोल्यूशन पास कर दिए थे कि स्थानीय लोगों को 75% जो है प्राइवेट कंपनी में देना चाहिए, तो इसमें हाईकोर्ट करा दिया जाता है। हमेशा जब भी कुछ अच्छा पहल होता है तो हाईकोर्ट का सहारा लेके कोर्ट से ड्रॉप करा दिया जाता है। तो ये साजिशन है, इस साजिशन को लग रहा है कि यहाँ के लोग नौकरी करे, 4th ग्रेड में भी रहने लायक नहीं रहे, वो लोग के लिए पोछा मारे जिंदगी भर यही लोग चाहता है। जो मंशा है ना, ये खत्म होना चाहिए। हमारी मंशा ये कि स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, यहाँ कम से कम 3rd ग्रेड का नौकरी नहीं ले सकता, 4th ग्रेड में ले सकता, तो आखिर झारखंड क्यों बना? तो सर आखिर इस चीज़ को तो हाईकोर्ट भी तो चुनौती दिया कि ये मामला जो है सही नहीं है। यदि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उसमें समान नागरिक का जो है प्रावधान रोजी और रोजगार का होता है। कोई भी आदमी कहीं भी रोजी रोटी के लिए जा सकता है और वहाँ नौकरी कर सकता है। तो संघीय व्यवस्था क्यों बनाया? संघीय व्यवस्था बनाया ना कि हर राज्य के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। स्थानीय लोगों के लिए रूल रेगुलेशन है कि नहीं? बिहार के बिहारियों के लिए, असम असमियों के लिए, बंगाल बंगालियों के लिए, कर्नाटक कन्नड़ और के लिए है, और स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लिए है। हमारे लिए क्यों नहीं भाई? हमारे लिए क्यों नहीं नियम कानून बनेगा? तो कौन से ऐसे ताकतें हैं सर जो इसमें काम कर रही है? कौन से ऐसे लोग हैं जो झारखंड को इस तरह से गर्द में खेलने का काम कर रहे हैं? बाहरी तत्व हावी है, जो है अंदर इंटरनल घुसा हुआ है, जो जकड़ल है। लोग नहीं चाहता कि यहाँ के आदिवासी दलित मजबूत हो। तो आपके जो सर गठबंधन सरकार में है, आपकी सरकार भी यहाँ पर है, तो आप कैसे इन चुनौतियों को निपट कर कैसे एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे? क्या योजना है? सारी चुनौतियों को विधानसभा में हम लोग उठाएंगे, सारे विधायकों से, विपक्ष के विधायकों से कहेंगे क्या स्थानीय को प्राथमिकता देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप साइन कीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो आप पक्ष विपक्ष में वोट करिए। एक बहुत बड़ा मसला रहा सर 1932 का खतियान, जो आज तक लागू नहीं हो पाया, तो उस क्या अभी लग रहा है पहली बार झारखंड में इतनी मजबूती के साथ गठबंधन सरकार का बनी है, तो इसमें क्या पारित हो पाएगा 1932? देखिए, अगर 1932 का मामला है तो मेरा मानना है अगर 1932 पे सब सहमत नहीं होते हैं तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्या हो सकता है सर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। 64 उसको 64 को 1985 जो रघुवर सरकार की नहीं, 1985 नहीं चलेगा, 1985 बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 1964 चल सकता है, 1985 नहीं चलेगा, 85 नहीं चलेगा बिल्कुल। और सर इसके इधर एक सवाल है, जैसे बीजेपी का इस बार चुनाव में हम लोग जब देखें, उसका मुख्य मुद्दा जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का रहा यहाँ पर, तो उसको कैसे देखते हैं सर? हम लोग जैसा कि देखते हैं वो संथाल परगना जोन में साहेबगंज के डोर में हम लोग जब जाते हैं तो उधर देखते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला बिल्कुल कुछ तो ग्राउंड स्तर में सच्चाई दिखाई देती है। तो क्या ये भाजपा को जो निशाना था वो बेचूक हो गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग खाता भेजेंगे, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर से तमाम लोग खाने पीने सामान के लिए सब GST लगा दिया। अब वो तो बुलाने के लिए ये लोग बांग्लादेश से घुसपैठिए, अरे ये बांग्लादेश कोई घुसपैठिए है तो निकाल के दिखाओ, तो कोई प्रूफ तो दे दो। और आपको रोकने का अधिकार आपके पास है ना, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है ना। तो बॉर्डर पे कौन है? भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर पे कौन है? BSF के जवान है ना वहाँ पे। तो आपका मंत्रालय, आप रोकिए ना। आप क्यों यहाँ बोल रहे हैं कि राज्य में घुस गया है?
आज जो साजिशन आप रचे थे वहाँ फेल हो गए। सब उलट खटाला घुमा रहा था ना, पूरा संथान में लगे हुए थे, सिमट गया ना, 24 सीट में खत्म हो गया। अब तो राज्यसभा भी नहीं जा पाएगा। मैया सम्मान योजना सर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है आपके सरकार के ऊपर अभी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बहुत सारे त्रुटि जो है इसमें निकालने का प्रयास किया जा रहा है और लाभुकों को छांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए खटाखट पैसा शुरू हो गया कल से, 5,500 करोड़ रुपया का इसका बजट का प्रावधान हो गया अनुपूरक बजट में। अब पैसा मिलना शुरू हो गया कल से, 28 दिसंबर को बचे हुए इंस्टॉलमेंट मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आरोप लगाने वाले को लगाने दीजिए, जिसको फायदा पहुंच रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सर बहुत बड़ी चुनौती है इतना राजस्व का इकट्ठा करवाना और पूरा संसाधन में। मेरे पास पूरा संसाधन है, यहाँ का खनिज सप्ताह है, इतना हीरा है, मोती से लेकर थोड़ा कोयला अवरक से लेकर क्या नहीं है, यही तो पैसा को दे देवे ना, वो रखा हुआ है। केंद्र सरकार तो सीधे 1,36,000 करोड़ को दे देवे, क्यों नहीं दे रहा है? केंद्र सरकार का कहना है कि 1 रुपया भी बकाया नहीं है, तो इसमें क्या केंद्र सरकार कर रही है, तो हम लोग इस बार जंतर मंतर में भी जाकर धरना देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहे 15 दिन का अल्टीमेटम दिए कि आप 1,36,000 रुपया दिलाने के पर पहल नहीं करेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, यहाँ से कोयला को हम लोग जाने नहीं देंगे। और मैं पिपरवार क्षेत्र का कोयलांचल का विधायक होने के नाते खिलाड़ी से जो जाता है ना जितना कोयला, उसको भी रोकने का काम करेंगे। यदि पैसा नहीं मिला तो आप अपना विधानसभा क्षेत्र में कोयला बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार। चलिए, ये थे विधायक काके जिन्होंने हम लोगों को बताने का प्रयास किया और काफ़ी मुखर हैं, खास करके 1932 और स्थानीय नीति पर इन्होंने बहुत बेबाकी से अपना वक्तव्य को रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।